अस्सलाम वालेकुम, मैं इरशाद अली ख़ान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। जी। दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं और एक जो लास्ट टाइम हमने वीडियो की थी जी हाँ, बिल्कुल। टॉप 10 की रेजी के हवाले से, तो उसका जो है सेकंड पार्ट हम दे रहे हैं, तो उस पर जो है रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है टॉप 10 क्रेजी स्टोरी फ्रॉम इंडिया हिस्ट्री। इसका सेकंड पार्ट है। तो पॉइंट 3 सर, कुछ आर्यन इन्वेजन के बारे में बता दें। हाँ, तो क्या कहा जाता है कि कुछ 3-3,500 साल पहले यूरोप से कुछ वाइट स्किन्ड लोग आए, आर्यंस, और इन्होंने इंडिया में इन्वेजन किया। उस टाइम पे कहा जाता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन द्रविडियन सिविलाइजेशन था। ठीक है, ये आर्यंस आए, उनको सबको उड़ा दिया, मार दिया सबको, उन सबको साउथ इंडिया जाने को फोर्स किया, और ये लोग बाकी नॉर्थ इंडिया में बस गए। तो इसके लिए जो नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस है, संस्कृत लैंग्वेजेस, हाँ, संस्कृत एक आर्यन चीज़ है, कहा जी, ये थियरी में कहा जाता है कि संस्कृत इज एन आर्यन लैंग्वेज, हिंदुइज्म इज अ आर्यन रिलीजन। और ये भी कहा जाता है कि आर्यन कहाँ से है, यूरोप के बाहर, जो सेंट्रल यूरोप का हिस्सा है, यस, ईस्टर्न यूरोप, यूक्रेन के आसपास की बात की जाती है इसके कि लिए। वहाँ से आए थे। हाँ। पर एक्चुअली आजकल की थियरीज कहते हैं कि नहीं, हम वहाँ गए। एग्जैक्टली। आप एक्सटेंड कर दोगे? अभी देखिए क्या है कि मैं अभी हैप्लोग्रुप्स की बात की थी, जेनेटिक लिनिएजेस, वंश के बारे में। तो एक स्पेसिफिक मेल वंश है जिसको बोला जाता है R1A1A। ये बहुत एक स्पेसिफिक मार्कर है, जेनेटिक मार्कर, माइग्रेशन था। और ये एक एक्सटेंडेड फैमिली है जिसकी शुरुआत कुछ 17, 18, 20 हज़ार साल पहले, सॉरी। तो इसका ओरिजिन इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है इस पर्टिकुलर वंश की। लेकिन इसका कंसंट्रेशन इंडिया में है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में है, और यूरोप में है। अच्छा। और इसका ओरिजिन इंडिया में है। अब लोग इसको डिस्प्यूट करते हैं, लेकिन अभी और रिसर्च हो रहा है, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बहुत जल्दी। सो क्लियरली जेनेटिक एविडेंस है कि इंडिया से निकला है, और लिंग्विस्टिक एविडेंस है कि जो सबसे पुरानी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है वो संस्कृत है। जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है वहीं से सब कुछ निकला होगा। सो बहुत, और अगर ये आर्यन इन्वेजन की बात करते हैं कि ये लोग आए और इन्वेड किया, सबको हरा दिया, तो भाई कुछ दिखाओ उसका एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ये कहाँ पे लड़ाई हुई थी, कहाँ पे युद्ध हुआ था, कौन सा सिटी डिस्ट्रॉय किया, किधर इतनी सारी लाशें मिली। जी। एक भी एविडेंस नहीं है इन्वेजन का। बिल्कुल। तो फिर इन्होंने स्टोरी को चेंज किया कि इन्वेजन नहीं था, माइग्रेशन था। तो माइग्रेशन का भी कुछ एविडेंस नहीं है। अगर माइग्रेशन भी होता है तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में आपको कल्चरल चेंज दिखेगा, अलग काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, अलग अलग चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10,000 साल से सेम कल्चरल कंटिन्यूटी है आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में। सो इन्वेजन का भी जीरो एविडेंस है, माइग्रेशन का भी जीरो एविडेंस है। और अगर जेनेटिकली आज हम एक दूसरे को एनालाइज करेंगे तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सब में लोगों का सेम जेनेटिक्स है। स्किन कलर साउथ में थोड़ा डार्कर है क्योंकि इट इज़ नियर द इक्वेटर, और हम हज़ारों साल से रह रहे हैं। लेकिन जेनेटिकली हम सब सेम है, कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ही नहीं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। कश्मीर में लोग की काफ़ी पेल स्किन है, तमिलनाडु में मोस्टली लोगों की डार्क स्किन है, लेकिन जेनेटिकली फिर भी लोग सेम है। अफगानिस्तान के पश्तून लोग भी हमारे जैसे ही है जेनेटिकली, और गुजरात के लोग और बंगाल के लोग भी सेम है जेनेटिकली। माइकल कैन। तो जेनेटिकली देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी इन्वेजन, वरना आपको जेनेटिक डिफरेंट मिलेगा। सो अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे, जेनेटिकली देखेंगे, आर्कियोलॉजिकली देखेंगे, लिंग्विस्टिकली देखेंगे, जीरो एविडेंस ऑफ इन्वेजन और माइग्रेशन। लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस कि हम इंडिया से बाहर गए थे यूरोप में, क्रोनोलॉजिकली। तो ये बात है, लेकिन ये पॉपुलर थियरी नहीं है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस है दे वांट टू पुश द आर्यन इन्वेजन थियरी, आज भी उसको ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी हाल ही में। बेसिकली अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ जूस को प्रोसिक्यूट किया गया। हाँ। कहा गया कि नहीं, जूस बुरे हैं, और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला गया और उन्हें वहाँ मारा गया, उन्हें मैनुअल लेबर करवाया गया। जूस के साथ साथ एक और छोटा सा माइनॉरिटी ग्रुप है जिसका नाम है रोमानी। और रोमानी की प्रोसिक्यूशन यूरोप में बहुत सालों से हो रही है। आज भी रोमानी लोग पाए जाते हैं। बिल्कुल। वो कौन है, वो बैटमैन बिगिंस, या वो एक्टर ना, बहुत फेमस एक्टर है, चार्ली चैपलिन रोमानी था, चार्ली चैपलिन रोमानी, पाब्लो पिकासो रोमानी था। बहुत लोग हैं जो रोमानी है, लेकिन ये जानते नहीं है। एल्विस प्रेस्ली रोमानी था। रोमानी बहुत आज के मतलब कोई यूरोपियंस को अगर आप देखोगे ना, कोई वाइट पीपल, अमेरिकन को आप देखोगे, इंडियन देखेंगे वो लोग। हाँ, थोड़े से इंडियन दिखते हैं। तो लोग कहते हैं कि एक्चुअली इनके ओरिजिन सिंध में है, ये सिंधी थे। ये आपको रोमानीज के बारे में कुछ पता? अगर आप रोमानी भाषा को सुनेंगे, अच्छा, तो इट साउंड्स लाइक गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, वेस्टर्न इंडियन लैंग्वेज जैसी है। इसका ओरिजिन क्लियरली संस्कृत में है, ये तो हर कोई मानता है।
अगर आप यूरोप का कल्चरल हिस्ट्री देखेंगे पिछले 1000 ईयर्स का, 1000 साल का, बहुत सारा रोमानी कंट्रीब्यूशन है। आपको मालूम है फ्लैमेंको डांस और म्यूजिक रोमानी है। स्पेन का जो सिग्नेचर कल्चर है ये रोमानी कल्चर। वो जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में दिखाई। हाँ वही चीज। सेñorita। हाँ दैट इज रोमानी म्यूजिक। अच्छा टर्की में एटलीस्ट 5% लोग रोमानी है। उनका डिस्टिंक्टिव आर्ट है, डिस्टिंक्टिव म्यूजिक है। यूरोप में हर देश में आपको रोमानी मिलेंगे, लेकिन यूरोप में बहुत परसेक्यूशन होता है रोमानी लोगों का। आज भी लोग उन पर उनको मिसट्रीट करते हैं। उनको मार्जिनलाइज किया गया है, उनको सेम राइट्स नहीं मिलते। बहुत सारे रोमानी लोग स्टेटलेस है, उनके पास पासपोर्ट्स नहीं है अपने देश के। ओके, ये लोग एक देश से दूसरे देश उनको माइग्रेट करना पड़ता है कंटिन्यूअसली। सो दे लिव नोमैडिक लाइफ्स। आज भी ये सिचुएशन है ईस्टर्न यूरोप में, रोमानिया में, हंगरी में, पोलैंड में और इटली में, स्पेन में, फ्रांस में, हर जगह। एरिक कांटोना नाम का एक फुटबॉलर था, ही इज रोमानी। वाओ। आंद्रिया पिर्लो इटली का, वो भी ऑफ कोर्स। अरे भाई फुटबॉल में आई वुड से यूरोप में 30-40% रोमानी है, लेकिन कोई बोलता नहीं बिकॉज दे विल बी परसिक्यूटेड। वाह। और उन खुद को, वो फैमिलीज को पता कि हाँ हम रोमानी। ऑफ कोर्स। आपको ये मालूम है कौन था ये टाइसन फ्यूरी? हाँ, वो भी बॉक्सर है। रोमानी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कोई बोलता नहीं है किसी, ये इसके बारे में कोई बोलता नहीं है। चार्ली चैपलिन रोमानी था लेकिन कोई बोला नहीं। पाब्लो पिकासो रोमानी था। ऐसे हज़ारों एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। तो रोमानी कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट है यूरोप में, लेकिन उनका परसेक्यूशन बहुत ज़्यादा है आज भी। देयर इज़ नो ह्यूमन राइट्स फॉर रोमानीज एंड दीज आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो रोमानी लोग का ओरिजिन का ये थियरी है कि कुछ 1000 साल के आसपास इनको इंडिया से भगाया गया। अभी क्या हुआ था कि अप्रोक्सीमेट, हाँ वो मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। अप्रोक्सीमेटली 1000 साल पहले इंडिया में टर्किक इन्वेजन्स हुए, ओके, ड्यूरिंग द अब्बासिद कैलिफेट और उस टाइम के आसपास। तो ये लोग इंडिया में आए, इंडिया का सर्वनाश कर दिया इन्होंने, और इंडिया के बहुत सारे लोगों को एज स्लेव्स लेके गए। और ये कहाँ से जाते थे? अफगानिस्तान के थ्रू। उस माउंटेन रेंज को आज हिंदू कुश बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हिंदू मर गए इन द स्नो। कुश मतलब डेथ। ओके, तो बहुत सारे हज़ारों लाखों इंडियन स्लेव्स को ये लोग लेके गए फॉर वेरियस रीजंस। विमेन को कुछ रीज़न के लिए लेके गए, बच्चों को कुछ रीज़न के लिए लेके गए, और आर्टिजन्स को लेके गए, म्यूजिशियंस, आर्टिजन्स, आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, टू यूज एज स्लेव्स। अभी आई थिंक क्या हुआ था कि ये जो परफॉर्मेंस डांसर्स ये सब लोग थे, बहुत ज़्यादा इनको लेके गए, और फिर वहाँ उनको मालूम पड़ा कि इनको हम सस्टेन नहीं कर सकते हमारे देश में, क्योंकि इट्स टू मेनी ऑफ दैम। अच्छा, तो उनको कहा कि आप निकलो यहाँ से, और आप इंडिया वापस नहीं जा सकते, आप वेस्ट जाओ। तो तब से ये लोग भटक गए। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 ईयर्स पुरानी कहानी है, और ये मेरा थियरी नहीं है, ये इयन हैनकॉक का थियरी है। डॉक्टर इयन हैनकॉक, हु इज़ अ रोमानी स्कॉलर, उनका एक बुक है वी आर द रोमानी पीपल। तो उसमें ये थियरी रोमानी स्कॉलर ने ही बनाया है, उन्होंने प्रपोज किया है। उनके कल्चर में क्या क्या होता है सर? मतलब उनका इंडियन कल्चर क्या? अब ये लोग जिस देश में रहते हैं उस देश का रिलीजन फॉलो करते हैं, लेकिन इंडियन कल्चर इसमें एम्बेडेड है। फॉर एग्जांपल फ्रांस में एक रोमानी वर्जिन मैरी का स्टैचू है, उसको ये लोग बोलते हैं काली सारा। शी इज़ ब्लैक इन कलर, और साल में एक बार वो उसको ओशन में डुबा के वापस लाते हैं। ये क्या है? ये काली पूजा ही हुई ना। सो ये लोग इन द गार्ब ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स अपना कल्चर कैसे भी करके प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके जो कस्टम्स भी है वो भी वेरी सिमिलर टू इंडियन कस्टम्स है। बट ये सब बहुत लो प्रोफाइल चीज़ है जिसके बारे में ये लोग बात नहीं करते, बिकॉज उनका बहुत प्रोसिक्यूशन हुआ है। मतलब आजकल भी प्रोसिक्यूशन होता है उनका? बहुत ज़्यादा सताया जाता है, बहुत ज़्यादा। कैसे? उनको मार्जिनलाइज किया जाता है, उनको फोर्सिबली एसिमिलेट करने की कोशिश करते हैं, उनके बच्चे छीन लेते हैं और बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे, उनको फोर्स करेंगे कि वाइट लोग से मैरी करें, यूरोपियन से मैरी करें, ताकि उनका असिमिलेशन हो जाए सोसाइटी में। उनको जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से वो करने से मना करते हैं, उससे इनकार करते हैं, और उनको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं। सो दे आर स्टेटलेस पीपल, दे हैव नो पासपोर्ट्स, नो आइडेंटिफिकेशन, और उनको सिटीज़ में रहने से मना करते हैं। दे हैव टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, गार्बेज डंप के आसपास। बहुत भयानक स्टोरीज है, बहुत सैड स्टोरीज है। थोड़ा रेसिज्म है, मतलब ये बहुत ज़्यादा रेसिज्म है। यस, डेफिनेटली। अभी नाज़ी जर्मनी में एक बॉक्सर था, उसका नाम था योहान थ्रोलमान। ये रोमानी था, वो जर्मन बॉक्सिंग चैंपियन बन गया,
लेकिन इन लोग को अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसका स्किन ब्राउन है, तो उसको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया और उसको मार दिया वहाँ पे। ऐसे हज़ारों लाखों स्टोरीज है। और जो हॉलोकॉस्ट हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के नाम पे, जैसे आपने बोला मुझे अभी, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट कंपोनेंट रोमानियंस का भी था। और ये इसकी बात नहीं की जाती, इसकी बात नहीं की सिर्फ जाती। बोला जाता है कि जूस की प्रोसिक्यूशन हुई थी, बट एक्चुअली रोमानीज की हुई थी। रोमानियंस की भी बहुत ज़्यादा हुई थी। अभी जितने जूस मरे कुछ 6 मिलियन के आसपास, एटलीस्ट 1 मिलियन रोमानी तो मरे ही होंगे। तो बहुत बड़ा रोमानी कंपोनेंट है, लेकिन इसकी बात कहीं होती नहीं है, इसका कहीं मेमोरियल भी नहीं होता। रेसिज्म और कुछ नहीं है। एटलीस्ट ये जानकर खुशी हुई कि आंड्रिया पिर्लो के वेन्स में अपना जो आदमी है खून वो। हाँ अपना ही है। मेरा खून और आंड्रिया पिर्लो का खून एक ही है। ये कौन था, जर्मनी का कौन था, सॉरी मैं भूल गया उसका नाम, फुटबॉल का नाम। माइकल बैलक। माइकल बैलक। हाउ डिड यू नो दैट? कुछ आई डोंट नो सर, इंट्यूशन है शायद। देयर यू गो, माइकल बैलक इज रोमानी। रोमानी है बिल्कुल, बहुत है ऐसे, ये लेजेंडरी फुटबॉलर्स का लेजेंडरी नाम आप ले रहे फुटबॉलर। यस यस, माइकल बैलक इज रोमानी। हो। आई जस्ट होप कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी रोमानी हो। अरे बहुत पॉसिबल है, लोग कह रहे ही लुक्स लाइक एन इंडियन ना। हाँ वो थोड़ा इंडियननेस है पोर्टुगीज में। ये टेनिस प्लेयर कौन सा है, लेफ्टी? नदाल, हाँ ही आल्सो लुक्स इंडियन। नहीं बट जनरली स्पेनिश लोग थोड़े ऐसे दिखते हैं। हाँ, स्पेनिश लोग का जनरली स्किन कलर थोड़ा डार्कर है, लेकिन कुछ लोग दिखता है, अपने को मालूम पड़ता है कि इनमें कुछ तो है। ये क्रेजी था मेरे को कि आंड्रिया पिर्लो, आपने एरिक कैंटोना का नाम लिया। एरिक कैंटोना, लेजेंड, क्रेजी। एब्सोल्यूट लेजेंड। सर भी 5वीं स्टोरी के बारे में बता दो। ओके ठीक है, हम रोम के बारे में सुनते हैं कि बहुत महान एम्पायर था, बहुत सारा लैंड उन्होंने कॉन्कर किया, लेकिन हमें अपने टेक्स्ट बुक्स में, इंडिया के टेक्स्ट बुक्स में चोला एम्पायर के बारे में कोई बोलता नहीं। चोला डायनेस्टी 1500 साल पावर में थी। दुनिया में कौन सी डायनेस्टी इतने 1000 साल पावर में रही है? फिलीपींस तक। 300 BC के आसपास से 1200 AD तक ये लोग पावर में थे। और जब सोने की चिड़िया की बातें होती है, चोला डायनेस्टी की बातें होती हैं। बिल्कुल, अपने सिविलाइजेशन की वन ऑफ द सबसे ज़्यादा महान डायनेस्टीज है ये। तमिलनाडु के आसपास की डायनेस्टी है। राजराजा चोला, राजेंद्र चोला, ये इनके महान किंग्स थे। अब इस डायनेस्टी में खास बात क्या है, उन्होंने पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया कॉन्कर किया। श्रीलंका, मालदीव्स, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस तक। फिलीपींस में भी आज संस्कृत में टेक्स्ट मिलते हैं। और जैसे बाली बाली इज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। हाँ हाँ, बाली पर अगर आप कभी बाली जाओगे आपको बहुत ज़्यादा इंडियन इन्फ्लुएंसेस दिखेंगे। बिल्कुल, बाली अभी भी हिंदू है। हाँ, शायद चोला डायनेस्टी वहाँ 100%। जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया में हिंदू इन्फ्लुएंस, इंडियन इन्फ्लुएंस, संस्कृत इन्फ्लुएंस हुआ, ये चोला डायनेस्टी ने किया। अभी वियतनाम में एक सब्सिडियरी डायनेस्टी थी, चंपा डायनेस्टी, तो चाम पीपल, तो ये भी कुछ 1000 साल तक पावर में थे। दिस वाज अ हिंदू एम्पायर। ये चोलास के वासाल्स थे, सो दे वर ट्रिब्यूटरीज टू द चोलास। हर साल चोलास को ट्रिब्यूट देते थे, और उनका ओरिजिन चोला प्रिंसेस में ही था। सो कुछ चोला प्रिंस वहाँ पे गए, उस टेरिटरी को कैप्चर किया, और फिर वहाँ पे वो राजा बन गए, और दे मैरिड विद द लोकल पीपल, एंड धीरे धीरे ये वियतनामीज डायनेस्टी ही बन गई। ये जो चंपा डायनेस्टी थी वियतनाम की, वो एक मैरीटाइम डायनेस्टी थी, जस्ट लाइक द चोलास, और जिसको आज साउथ चाइना सी बोलते हैं, उसका ओरिजिनल नाम था चंपा सी। मतलब जब मैरीटाइम शब्द यूज करो मतलब नेवी, नेवी स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग नेवी थी उनकी। और ये पूरा जो साउथ चाइना सी का जो रीजन है आज, वो उनका इलाका था उस टाइम में। सो इसका ओरिजिनल नाम है चंपा सी, नॉट साउथ चाइना सी, चंपा सी। ये बात है। सो चोला डायनेस्टी ने पूरे रीजन में हिंदुइज्म स्प्रेड किया और संस्कृत स्प्रेड किया। आज इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, राइट, लेकिन वहाँ आज भी हिंदू नाम है। फॉर एग्जाम्पल उनकी प्रेसिडेंट थी मेघावती सुकर्णपुत्री। ये कौन सा नाम है? इंडियन नाम है, संस्कृत नाम है। मेघावती उसके सुकर्णपुत्री। पिताजी का नाम था सुकर्णो, ये भी संस्कृत नाम है। थाईलैंड में जो रिसेंटली जो राजा की मृत्यु हुई, उनका नाम था भूमिबल अतुल्य तेज। भूमिबल ओके, ये चक्री डायनेस्टी है थाईलैंड की। तो हर जगह इंडिया में, हर जगह साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन इन्फ्लुएंस है। अभी एक बहुत महान रिवर है मेकोंग रिवर, आपने सुना होगा, बहुत सारे देशों में से निकलती है। मेकोंग रिवर का नाम का ओरिजिन क्या है? मी गोंग्या मीन्स माँ गंगा, उसमें से धीरे धीरे मेकोंग नाम बन गया। तो ये बात है, हर जगह साउथ ईस्ट एशिया में वगैरह उन्होंने अपने हिसाब से रखा। चाइना भी पूरा इंडियन इन्फ्लुएंस में था once upon a time, until recently, until the communists took over। जापान में आप देखोगे हर जगह इंडियन इन्फ्लुएंस है। जापान में एक देवी की पूजा होती है बेंजाइतो, ये सरस्वती है। बेंजाइत। जापान में गणेश की पूजा होती है,
ओके, कैनन कंपनी है, ये कैनन नाम क्या है? कानन, जो अवलोकितेश्वर का एक फॉर्म है। ओके, ये एक देवी है वहाँ की, बट इसका इन सब चीज़ों का ओरिजिन इंडियन है। तो इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत था पूरी दुनिया में, लेकिन हमें ये सब पढ़ाया नहीं जाता स्कूल्स में। अगर हम जानेंगे तो हमारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। आपको क्यों लगता है कि जो हिस्ट्री हम आजकल स्कूल्स में पढ़ते हैं वो हमें क्यों पढ़ाया जाता है? मतलब ठीक है, मैं इंडिपेंडेंस के बारे में समझता हूँ कि आपको थोड़ा वो पॉलिटिक्स के बारे में पता चल जाता है, अपनी रीसेंट हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है, बट जो मिडीवल हिस्ट्री हुई थी यहाँ, मतलब ये जैसे कौन सी मूवी आई थी अभी रणवीर सिंह दीपिका की, अल्लाह खिलजी जितनी भी खिलजी डायनेस्टीज, टर्किक डायनेस्टीज, मुगल डायनेस्टी, ठीक है, मतलब वो भी इंडियन हिस्ट्री का एक अच्छा हिस्सा है, बट बाकी का क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्या आपको ये लगता है कि इन अ वे ये कुछ सोशल मैनिपुलेशन है, सोशल इंजीनियरिंग है? सोशल इंजीनियर ये ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया। ब्रिटिशर्स ने डेफिनेटली डिसाइड किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से इंडिया का हिस्ट्री लिखा। अभी ब्रिटिश यहाँ पे हमारा उद्धार करने तो आए नहीं थे। उन्होंने 200 साल में इंडिया से $45 ट्रिलियन से ज़्यादा चूज निकाला, और इंडिया का पूरा जीडीपी का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ। तो इनका एक बहुत बड़ा और बहुत फेमस पॉलिसी है डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड रूल। तो इंडिया को डिवाइड करने के लिए उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडिया का बहुत पुराना बहुत महान एजुकेशन सिस्टम था, इसको इन्होंने अबॉलिश कर दिया, बैन कर दिया, और इन्होंने अपना मैथोडोनियन एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे इम्पोज किया, और उसमें इंडिया की ये फिक्टिशियस, फेक और डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई, ताकि हमें अपने बारे में बहुत शर्म हो कि हम कुछ थे ही नहीं, हमें सिर्फ बाहर वालों ने रूल किया है, ऑल दैट। अब ये निकल गए यहाँ से, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका काम हो गया, लेकिन जिन लोगों को इन्होंने यहाँ पे रखा इन पावर, उन्होंने वही पॉलिसीज़ कंटिन्यू की, और सिस्टम कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। आज भी ब्रिटिश लॉज है इंडिया में, फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में सारे इंस्टीट्यूशन जो ब्रिटिश ने बनाए वो आज है इंडिया में, टेक्स्ट बुक्स भी आज है वही है, एजुकेशन सिस्टम भी वही है। सो एसेंशियली हम आज भी कॉलोनाइज्ड है, लेकिन हमारे मास्टर्स हमारे ही लोग हैं, कुछ बदला नहीं है। तो जब तक ये एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक हम जान नहीं पाएंगे कि हमारा हिस्ट्री क्या है। और अगर आपको अपना हिस्ट्री पता नहीं है तो आपका पूरा कंटेक्स्ट बदल जाएगा, और आपको अपने आप को एक अलग तरीके से देखेंगे। तो यही इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्या बोले आप, सोशल मैनिपुलेशन, सोशल इंजीनियरिंग, वही बात है, वो कुछ नहीं। पर आपको ये लगता है कि एडटेक की वजह से शायद एजुकेशन सिस्टम का शायद कोलैप्स हो सकता है 20 साल के अंदर, 30 साल के अंदर? पूरी दुनिया शुरू हो गया। अभी देखिए कोरोना वायरस हुआ, लॉकडाउन हो गए, स्कूल तो बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, यूनिवर्सिटी बंद हो गई, सब कुछ आज डिस्टेंस पे हो रहा है। अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए नेक्स्ट 10-20 साल में जॉब्स का डिमांड सिर्फ स्किल्स के ऊपर होगा, और ये सब स्किल्स हमें एजुकेशन सिस्टम में कोई सिखाता नहीं है। SEO कौन सिखाता है एजुकेशन सिस्टम में? फोटोशॉप, अडोबी प्रीमियर प्रो, फोटो मैनिपुलेशन, वीडियो प्रोसेसिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब जो रियल लाइफ स्किल्स आज है और फ्यूचर में और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इनमें से कोई भी स्किल एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया नहीं जाता है। तो धीरे धीरे जो एजुकेशन सिस्टम की जो पेपर डिग्रीज है इसका वैल्यू 0 होने वाला है, और रियल लाइफ स्किल्स का वैल्यू बढ़ने वाला है। और ये सब स्किल्स हमें आज फ्री मिल सकते हैं यूट्यूब पे, आपके चैनल पे, अलग अलग जगह पे। सो पूरा हमारा पैराडाइम, पूरा पर्सपेक्टिव बहुत जल्दी बदलने वाला है, और ये एजुकेशन सिस्टम ऑब्सोल्यूट हो गया ऑलरेडी। आई फील कि ये जो 2-3 जनरेशन हमारे जनरेशन पहले आए थे उनको सफ़र करना पड़ा, बहुत ज़्यादा वो झेलना पड़ा ये सब कि नहीं इंडिया अच्छा देश नहीं है, इंडिया बेकार है, ये वो। पर जो अभी की जनरेशन आ रहे हैं उन्हें सच अभी पता चलेगा। धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि सच को कितना दबाएंगे आप? इन जो फ्री इन्फॉर्मेशन दबा नहीं सकते। मतलब हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में गलत इन्फॉर्मेशन और बुरी इन्फॉर्मेशन आपको दुख देगी, वो इन्फॉर्मेशन डालकर पहले तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को दुख पहुंचा रहे हो, आप उनका एटीट्यूड बदल रहे हो, और उन्हें वो थोड़ी लूजर मेंटालिटी दे रहे हो, बिल्कुल, उनसे वॉरियर मेंटालिटी छीन रहे हो, बिल्कुल, एग्जैक्टली। और यूट्यूब से शायद ये रिवर्स हो जाए, पॉडकास्ट से, क्या पता। आई होप सो। सर आई हैव टू आस्क यू, मतलब मैं छठा पॉइंट आपसे पूछने वाला था। जी तो दोस्तों आपने देखा सिमल जी हाँ, कि बहुत इतनी ये हिस्ट्री जो है, वीडियो थी। और आप ये देखें कि पूरी दुनिया जो है कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ
जो है ना समाई गई है, और हम लोग जो है ना बड़ा हैरान होते हैं कि हमें जो है ना चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन ये यहीं से चीज़ें गई हुई हैं सारी, और वो हमें वापस मिल रही हैं, यहीं से जनरेट यहीं से हुई हुई हैं। और ये देखें कि तमाम तर लोग जो है माना जो उनके जो DNA है वो एक दूसरे से जो मैच करते हैं, और एक जैसी शक्लों के लोग हैं, और उनका जो है बनावट एक जैसी है। तो इसी वजह से जो है काफ़ी सारे लोग जो है रोमानिया जो है में जो है रहते हैं, और रोमानिया के जो लोग हैं उनकी जो शक्ल सूरत है वो सिंध से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे मिलती है। तो ऐसे भी हैं जो जैसे चार्ली चैपलिन का जिक्र हुआ था पहले, कि चार्ली चैपलिन की जो शक्ल है वो सिंधी, बिल्कुल सिंधी लगते हैं। तो अच्छा, फिर वो फुटबॉलर का जिक्र हुआ कि इतने यानी कि मशहूर फुटबॉलर हैं, वो भी जो है रोमानिया से ताल्लुक़ है उनका। अच्छा, एक बॉक्सर का भी जिक्र हुआ है कि जो जर्मनी से ताल्लुक़ था जिनका, तो वो जो है लेकिन वो थोड़े डार्क शेडेड के थे। हाँ, यानी कि ब्राउन थे, उनका जो है ब्राउन वो थी अपना कलर था। अच्छा, उसमें जो है वो जो है टॉप 1 पे आ गए थे बॉक्सिंग में जो है ना, जीते तो बड़ा अवार्ड मिला उन्हें, लेकिन उन्हें जो है ना लेके जो जाके जो उन्हें जेल में डाल दिया, और फिर जो है उनकी ये वहीं पर ही डेथ भी हो गई। उनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो थोड़े डार्क शेड के थे, तो उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, वो थोड़ा वाइट शेडेड को ज़्यादा लाइक करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी सारी जो है यहाँ से निकली और कहाँ कहाँ पहुँची। और एक मिनट ऐड के इंडिया पाक यानी कि इंडिया जो है एशिया, हम तो अब एशिया की बात करेंगे। हाँ। तो एशिया है, यहीं से सारी चीज़ जनरेट हुई हैं। हाँ, यानी कि यहीं का DNA आगे फैला है। हाँ, यहाँ के लोग जाके डिवाइड हो गए, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग शहर में आबाद हो गए। उन्होंने अपने तौर से, अपने तरीके से एक अलग अलग नाम दे दिया। हाँ, लैंग्वेजेस चेंज हो गई, बिल्कुल लैंग्वेजेस उनकी चेंज हो गई, यानी खुद की बनाई हुई है ना ये लैंग्वेजेस वगैरह जो भी है, उन्होंने खुद अपने लिए चूज किया है कि इस तरह की होगी। बिल्कुल। तो ये कि लेकिन है बेसिकली इंडिया से ही सारी चीजें। अच्छा, लैंग्वेज के हवाले से भी ये, स्टार्टअप इंडिया है। हाँ, लैंग्वेज के हवाले से भी है कि कई हज़ारों साल पहले जो ये लैंग्वेज भी जो है ना यहीं पर ही जो है बोली जाती थी। यानी कि जो दुनिया आगे बढ़ती चली गई, तो इसी तरह का माहौल चेंज होता गया, और फिर लैंग्वेजेस जो है ना वो चेंज होती गई, और काफ़ी सारे लोग जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और दुनिया बहुत गोल है, यानी कि पूरी दुनिया में जो घूम गए। आपने और देखा उसमें कल्चर्स नेम भी, वो अगर कल्चर नेम रोमानी लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में बता रहे थे, लेकिन वो कंसर्ट इंडिया की लैंग्वेज से ही हो रहा था ना। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, उसमें आपने इस वीडियो में ये भी था जिक्र के ये काफ़ी सारे जो है म्यूजिशियन को, आर्टिज़म के जो लोग थे उनको लेके गए, डांसर को लेके गए कि वहाँ जाके जो है ना हम इनको लेके जाएंगे, और फिर वहाँ इन्होंने समाया भी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने अपनी उसको जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया उन लोगों को, और फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि भाई आप जो है यहाँ से निकलें, आप जाएं, लेकिन रिटर्न जो है आप जो है वहाँ नहीं जाएंगे। देखिए इंडिया से लिया था ना, हाँ, और इंडिया नहीं जाने तो इंडिया वापस नहीं जाएंगे, आप इस तरफ निकल जाएं, वेस्ट की तरफ। तो वो लोग जो उस तरफ निकल गए, तो वहाँ पर भी एक नई आबादी शुरू हो गई, और फिर जो है ना एक जो है ना वहाँ उनकी लैंग्वेज जो है स्टार्ट हो गई। तो इस तरह जो है काफ़ी सारे लोग जो है आज भी जो है काफ़ी सारे लोग डिस्टर्ब हैं। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे अभी भी कैंपों में रहते हैं, और उनको अभी तक जो है ना वहाँ की नेशनलिटी नहीं दी, उनका एक मकाम नहीं मिला, उनका एक नाम नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक सवालिया निशान है कि कई ऐसे बेचारे जो लोग हैं सदियों से ज़िंदगी तो गुजार रहे हैं, लेकिन उन्हें जो है अपने तौर तरीके से सहूलियात नहीं मुयस्सर हुई, बिल्कुल अपने तौर तरीके से जो है ज़िंदगी गुजारने नहीं दी, जो वो काम करना चाहते थे वो करने नहीं दिया, और ज़बरदस्ती जो है उनसे जो है ना मजदूरियाँ करवाई, और काफ़ी सारे जो है अपने काम करवाए, और फिर उनके ऊपर जुल्म और सितम भी होता रहा, और उन्हें जो है ना वो बुनियादी सहूलियात जो है ना नहीं मिल सकी जो कि उनके मिलनी चाहिए थी। उनके बच्चे जो है भूख से जो है काफ़ी सारे बच्चे मर भी गए, और काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ से माइग्रेट भी कर गए। तो इस तरह जो है वो माइग्रेशन ही में ही रहे। और आप आज भी देखें कि काफ़ी सारे लोग जो है जैसे कि अमेरिका में इन हो जाते हैं, वो बराबर में एक वो है ना अपना एक कंट्री है जहाँ उन्होंने अभी जो है ना एक दीवार खड़ी कर दी है। अच्छा। दीवार जो है वहाँ से फलांगे तो अमेरिका में आ जाते हैं वो लोग। तो वो अच्छा, अमेरिका तो लाज़मी अमीर तरीन मुल्क है, लेकिन वो जो है उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यानी कि वहाँ पर जो है रोज़गार नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि रात के अंधेरे में जो है ना वो कन्वर्ट कर लें अपने आपको, जो है ना वहाँ चले जाते हैं, तो फिर उनको जो है बड़ा खुश होते हैं। तो ये चीज़ें जो है इसमें वीडियो में देखी गई हैं। और फिर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, जो हम वीडियो देख रहे थे, जिन्होंने वीडियो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो बता रहे थे, बिल्कुल क्या नाम है उनका,
अभिजीत हाँ, चावला। उनके पास देखें कितनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है और कितनी बिल्कुल। नॉलेज है उनको, उन्होंने कितना सर्च किया है और कितना अच्छा उन्होंने बताया ये सारी चीज़, कितनी ज़्यादा, कितने सदियों साल पुराना है उन्होंने सर्चिंग की है इस चीज़ बिल्कुल को। बिल्कुल। मैं कहती हूँ मैं ज़बरदस्त। लाजिमत है ये सारी मेहनत तो उन्हीं की, और आज हम हिस्ट्री को सुन रहे सुन हैं। रहे हैं, और देख रहे हैं। जो हमने सुनी वो तो ऐसी थी स्कूलों में जो पढ़ाई जाती है, लेकिन अभी भी ये जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ये मज़ीद हिस्ट्री पे जो रिसर्च कर रहे हैं रिसर्च कि कर ताकि जो है ना कुछ हमें जो है ना कुछ चीज़ें और भी ऐसी कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन। मालूमात अच्छा, हो इन्होंने इसी वीडियो में एक बहुत अच्छी बात बोली कि अब तो जो है इतनी सहूलियात हो गई हैं कि व्हाट्सएप का दौर है और टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो अब तो आसान हो जाएगा ये तमाम तर चीज़ों को जो है रिसर्च करना। लेकिन मेन मसला ये आ जाता है कि इसको रिसर्च करने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना, तो गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट भी चाहिए होता है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट के सामने रखी होती हैं कि भाई हमने पहले ये कर लेते हैं, ये बाद में कर लेंगे। तो इस वजह से ये हिस्ट्री के ऊपर जो इतना ज़्यादा जो इन्होंने तवज्जो नहीं दी, और आज जो है ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी इनकी जो है ना एफर्ट्स है। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन, अब देखिए ना, हमें बिल्कुल। कितना कुछ नहीं पता था, बिल्कुल अब बिल्कुल। हमें इनकी वीडियो से ही पता चला हाँ, कि मुझे भी वाकई बिल्कुल। इंडिया से ये सारी चीज़ें जनरेट हुई हैं, बिल्कुल। इंडिया से ही ये सारी चीज़ें निकली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें तो नहीं पता था, आज से नहीं पहले इस पता वीडियो था। से पहले हमें बिल्कुल। बिल्कुल ही नहीं पता था, और ये वीडियो देखने के बाद ही पता चला। जी और हाँ। उनके पास बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन है जो भी हम तीसरे पार्ट में देखेंगे। बिल्कुल। देखेंगे और तो उसको अच्छा, एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये तीसरा पार्ट होगा, इसमें ज़्यादा काफ़ी सारी भी जो ज़्यादा मालूमात information पूरा होगी बहुत हम उसमें करीब शायद। करीब शायद बिल्कुल। पहुँच जाएंगे कि हाँ। ये कि क्या वजह थी और क्या कहाँ से कहाँ क्या हुआ था। जी हाँ, तो उसमें जो है हमें जो तीसरे पार्ट में जो है शायद ये पता लग जाएगा। जी हाँ। तो दोस्तों, आपने देखी ये वीडियो, और मज़ीद जो हम तीसरा पार्ट भी इसका देंगे, बिल्कुल, तो इंशाल्लाह। उसको भी जो है हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें, और जी हाँ, बिल्कुल। सिमल शेख का एक मैसेज जी है। हाँ, बिल्कुल। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिएगा, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये छोटा सा आपका हमारे लिए प्यार होता है, तो वो ज़रूर दिखाया करें। देन रिएक्शन ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट रिएक्शन किस पे हो, और मुझे और डॉक्टर साहब को दें इस वीडियो के साथ इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।